Hello learners, this is Deepti Sharma, your biology teacher and today we are going to talk about cell. जब क्लास 9th में आपकी साइंस का डिवीजन होता है और हमारी साइंस जो है बच्चे 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाती है यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्लास 9th का पहला ही चैप्टर जो है उसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई तो वजह होगी कि बच्चों को बायोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते ही पहला टॉपिक जो पढ़वा रहे हैं वो सेल है। क्या वजह है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेल एग्जैक्टली होता क्या है उस बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं इस चीज पर डिस्कशन होगा। सेल थ्योरी क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात होगी। देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कितना कुछ कवर करते हैं। ऑल्सो आप ये चीज याद रखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम दो एस्पेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो क्लास 11th के हिसाब से और अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उस एस्पेक्ट से भी हम आज इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही बच्चे वर्ड आता है सेल, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इसके साथ आपके चैप्टर के टाइटल में भी ये चीज जुड़ी हुई है, दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंट का मतलब होता है बच्चे नींव, यानी अगर हम बात करें लाइफ के बारे में तो जो आपकी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है उसे हमने यहाँ पर सेल बोल दिया। अब ऐसा क्यों है, फंडामेंटल यूनिट हम क्यों बोल रहे हैं इसे लाइफ की। अब यहां से बच्चे आप देखेंगे एक चीज मैं आपको बिल्कुल शुरू में ही बता दूंगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपकी जीवित प्राणियों के बारे में यहाँ बात हो रही है सभी के सभी जो है वो सेल से ही बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब इन्होंने यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि आपके अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन है बच्चे यहाँ पर सेल पर दो तरीके से डिपेंड करती है, यानी सेल जो है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज में दो वर्ड्स आ रहे हैं बच्चे, एक तो हम स्ट्रक्चर यानी आकार के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं फंक्शनल यानी क्रियात्मक रूप से भी यहाँ पर बात हो रही है। यानी अगर बच्चे हम कोशिका के बारे में बात करें तो जो कोशिका है वो जीवन की आकार के साथ साथ क्रियात्मक जो आपकी यूनिट है या इकाई है उसको भी हम सेल ही बोलते हैं। यहां से हमें ये बात समझनी है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, इनका चाहे स्ट्रक्चर पे बात कर लो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली जितने भी फंक्शंस होंगे उन पर बात कर लो, दोनों का ही रेगुलेशन किसके अंडर होता है, सेल के अंडर होता है। और यही रीजन है कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है और कुछ नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है और सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने का काम करता है, चाहे हम स्ट्रक्चरली बात करें या फंक्शनली बात करें। और इसलिए ही क्लास 9th में सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस होता है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए जब हम क्लास 11th में बात करते हैं बच्चे, आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 ये चैप्टर दोबारा से आता है। आप लोगों के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बात बोली है कि सेल एग्जैक्टली है क्या। अब देखो हम जब बचपन में बात करते थे और एक दूसरे से पूछा करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली होते क्या है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग चीजों में क्या फर्क होता है। जब छोटे होते हम पढ़ाई करते थे तो साइंस के अंदर बताया जाता था कि जो चीजें ब्रीथ करती हैं या जो चीजें मूव कर सकती हैं अपने आप से वो चीजें लिविंग होती हैं, जबकि जो ब्रीथ नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकती, वो आपकी नॉन लिविंग चीजें होती हैं। पर क्या आप लोगों ने कभी किसी प्लांट को ब्रीथ करते देखा है? नहीं। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऐसी क्या चीज है यूनिक आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नॉन लिविंग चीजों के अंदर नहीं है और इन दोनों को इतना अलग अलग बना देती है? जवाब सेल ही है। यानी आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी की रचना, उन सभी का जो फॉर्मेशन है वो सेल से हुआ है, जबकि ऐसी कोई भी नॉन लिविंग चीज नहीं जिसके अंदर आपको सेल दिखता हो। यानी अगर हम बात करें बच्चे, यानी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग यानी जीवित एंड नॉन लिविंग यानी निर्जीव से उनका कंपैरिजन करते हुए हम ये बात बोल रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में सिर्फ एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है, इज प्रेजेंस ऑफ सेल। यानी जिन चीजों के अंदर या जिन चीजों की बनावट सेल से हुई है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे और जिन चीजों के अंदर सेल नहीं पाए जाते, कोशिकाएं नहीं देखी जाती, उन्हीं चीजों को हम निर्जीव चीजें कह देते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये देख लिया कि आपका सेल जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। आपका जो सेल है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने का काम करता है और अगर किसी चीज के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो चीज वहीं के वहीं नॉन लिविंग हो जाती है। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो आपका जो सेल है वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये अब हम देखेंगे। सेल जो है बच्चे वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है।
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, यानी इसका अपना खुद का अस्तित्व है, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं, ये अपने आप को जीवित हालात यानी लिविंग स्टेट के अंदर रख सकती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी आपकी जो कोशिका है वो किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं, वो अपना जीवन यापन खुद से कर सकती है, उसके पास अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बच्चे दूसरे पॉइंट में बात करें तो हम यहाँ पर ये बात भी समझ लेंगे कि आपका जो सेल है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर होने वाली सभी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है, यानी हैज द कैपेबिलिटी, यानी इनके अंदर ये काबिलियत है, हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म, क्या करने की कैपेबिलिटी है, ये क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं, और किस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, यानी ऐसी हर कर्म या कार्य को ये कर सकते हैं जो किसी सेल, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने का काम करता है। ये हमने बात कर ली। यानी बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि सेल एग्जैक्टली है क्या, तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ पर डिस्कस करी है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चरल यानी आकार के आधार पर भी बात कर लें या फंक्शनल क्रियात्मक अगर रूप से भी बात करें तो दोनों ही तरह से ये आपके सभी जीवों की रचना करने का काम करता है। इसके बाद हमने बोला सेल वो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप से अपना जीवन यापन कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसके अंदर पॉसिबल है। साथ ही साथ हम लोगों ने बोला कि इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये आपके सेल, आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रख सकता है। जीवित कैसे रख सकता है, जितने भी एसेंशियल फंक्शंस आपके लाइफ के होने हैं वो सभी के सभी आपके सेल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर बच्चे अब हमें देखना है कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखें, यानी कोशिका कितनी प्रेजेंट है, इसके आधार पर अगर हम बात करने लगे तो हम दो तरीके के जीव देखते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कितनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इसके आधार पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब बच्चे यहाँ पर ये दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं इन्हें भी हम यही देखेंगे और यहीं पर इनके बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे। कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एंड दीज टू ग्रुप्स आर, एक तरफ हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जाएंगे। अभी हमने बोला कि ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है और उनका नाम होता है बच्चे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि किसी जीव के अंदर यदि आपको एक से ज्यादा कोशिका देखने को मिले तो इस तरह के जीवों को हम बहुकोशिक या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहकर डिनोट करते हैं। यानी कोशिका के आधार पर आपके जीव जो हैं उन्हें आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ आप एक कोशिक यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट हैज ओनली वन सेल इन देयर बॉडी, यानी उनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है और इसलिए हम उन्हें यूनी यानी एक, सेल्युलर यानी कोशिका, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप बहुकोशिक जीवों के बारे में बात कर रहे हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये वो जीव होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शरीर यानी उनकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा यानी मोर देन वन सेल इज फाउंड पाया जाता है, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। अगर इस चीज को बच्चे हम डिफाइन करने लगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, आपके एक कोशिक या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और अगर हम बच्चे इसके एग्जाम्पल पर बात करने लगे तो बैक्टीरिया आपका एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है बच्चे, दैट ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ, यानी जिनकी रचना एक से ज्यादा सेल से हुई होती है, दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और इसका एग्जाम्पल है हम खुद, ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल पाया जाता है और इसीलिए हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब बच्चे हम बात करेंगे कि आपका जो सेल है उसकी बनावट के बेसिस पर अगर हम देखें तो आप दो तरह के सेल्स देखते हैं।
जैसे बच्चे एक तरफ आपका बहुत ही सुंदरता से बना हुआ सेल, यानी इसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो सेल के अंदर की फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करेंगे। जबकि दूसरी तरफ का जो सेल है वो थोड़ा पुराना प्रिमिटिव है, यानी उसके अंदर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उसके अंदर उतनी चीजें नहीं पाई जाती, जितनी न्यूनतम चीजें पाई जाती हैं उन्हीं के अंदर वो काम जो है बटे हुए हैं। यहाँ पर आप इनके नाम पहले देखिए और इनको फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो बच्चे दो तरह के सेल्स आपको देखने मिलेंगे, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ आप सेल्स का नाम रखते हो यूकैरियोटिक सेल। और इसके अंदर बच्चे आप यहाँ से प्लीज समझिए कि हम जब बात कर रहे हैं यू, मैंने पिछली किसी वीडियो में भी जरूर बताया होगा कि यू का मतलब होता है ट्रू। बैक्टीरिया वाली वीडियो में जब हम यू बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी कि बायोलॉजिकली आपको जहां पर भी ई यू वर्ड दिखे आप समझ जाइए कि उसका मतलब जो है ट्रू है। और यहाँ अगर बच्चे हम बात कर रहे हैं प्रो के बारे में, तो यहाँ ये प्रो जो आपका वर्ड आ रहा है ये प्रिमिटिव या पुराने को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बायो के अंदर ऐसा शब्द जब देखें यानी केरियो जैसा वर्ड देखें तो आप समझ जाओगे यहाँ न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में बात की जा रही है। यानी सबसे पहला अंतर जो हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर देखने मिलता है वो इनके केंद्रक के ऊपर ही मिलता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं बच्चे जिनके अंदर केंद्रक अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने नहीं मिलती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के ऊपर आपको दो दो अलग अलग परतें दिखती हैं, यानी आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ तो आपके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली है ही नहीं। यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर सबसे पहला डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस आपने न्यूक्लियस के बेसिस पर देखा, यहाँ पर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। एक तो हमने सबसे पहले बोल दिया न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, और दूसरी चीज बच्चे यहीं पर हम मेंशन कर देंगे कि जो केंद्रक झिल्ली है यानी जो बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक, यानी ना तो आपका केंद्रक अच्छे से बना है, केंद्रक अच्छे से क्यों नहीं बना, क्योंकि केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल और वो भी हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस होता है, हमने पहले ही बोला केंद्रक बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है, इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे से बना हुआ न्यूक्लियस हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने मिलेगा। साथ ही साथ इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी बच्चे प्रेजेंट तो है ही है, साथ में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और साथ ही साथ यही हम बता देंगे कि यहाँ जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दो लेयर्स से बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ टू लेयर्स। इसी चीज को यहाँ पर हम डायग्राम के रूप से भी देखते हैं कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बात करें बच्चे तो सबसे पहले आपके पास एक बाहर वाली परत है जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, इसके बाद आपके यहाँ पर एक अंदर की तरफ एक और झिल्ली आती है जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है, देखो इस तरीके से, ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बाद केंद्रक झिल्ली तो है ही, केंद्रक झिल्ली के अंदर आगे दो परतें हैं और बाहर वाली परत को हमने आउटर मेम्ब्रेन बोला, अंदर वाली परत को हमने इनर मेम्ब्रेन बोला। और इसके बाद बच्चे ये वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन यानी जो दो परतें आपको केंद्रक झिल्ली में दिख रही हैं इसके बीच के स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये जो बच्चे पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये क्या करता है, ये नाका बनाने का काम करता है, बैरियर बनाने का काम करता है। अगर आपके किसी भी मटेरियल को न्यूक्लियस और सेल के जो बाहर सेल के जो अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उनके अंदर या बाहर मूवमेंट करनी है, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ किसी भी मटेरियल की मूवमेंट होनी है तो ये जो आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये बैरियर की तरह काम करेगा। ये आपके यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का डायग्राम है। साथ ही साथ एक चीज बच्चे, यहाँ अगर मैं इस तरीके से आपको क्रोमोसोम्स दिखा दूं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, यदि आपके कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र दिख रहे हैं, अगर क्रोमोसोम विजिबल है यानी इस टाइम ये सेल जो है इज अबाउट टू डिवाइड, आपको अब कोशिका के अंदर विभाजन दिखने वाला है। और यही वजह है कि आपको इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। यानी
हम लोगों ने अभी तक बच्चे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को जब कंपेयर करा तो दो ही चीजें बताई कि प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और यू का मतलब है ट्रू। सबसे पहले हमने इनके केंद्रक यानी न्यूक्लियस के आधार पर बात करी। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें बहुत ही सुंदर सा न्यूक्लियस यानी केंद्रक देखने मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन वाली अच्छी खासी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या हिंदी में केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। पर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरफ बात करें तो ना तो केंद्रक अच्छे से बना है और ना ही उनके अंदर हमें केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है। यानी बच्चे इसके बाद अभी ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के फर्क खत्म हो जाते हैं। देखो दूसरी चीज अगर हम बात करें बच्चे तो एक वर्ड आता है आपका ऑर्गेनली, या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो उसे हम कोशिकांग कहते हैं। बच्चे हम लोगों ने इस चीज को पक्का पहले भी किसी वीडियो में रिवाइज करा होगा, डिस्कस करा होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपके शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, हर अंग जो है वो अपना अलग काम करने का काम करता है, उसी तरह से आपकी कोशिका के अंदर छोटे छोटे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं, यानी कोशिका के अंग बोलते हैं। और इंग्लिश में बच्चे शब्द आता है ऑर्गेनली, इन्हें हम सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये वो सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं जो किसी सेल के अंदर देखने मिलते हैं और ये सेल की अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। देखिए जब हमने बोला कोशिकांग, तो ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको ऑर्गेनली या कोशिकांग देखने नहीं मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेगा, दोनों के ही अंदर आपको कोशिकांग देखने मिलेगी। फर्क आता है बच्चे कहाँ, देखिए जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ जो आपकी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो है, जो आपकी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो नहीं पाई जाएगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इज एब्सेंट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है। एक मेम्ब्रेन क्या, यहाँ तो दो दो परतों वाली ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है देखने मिलती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां आपको सिर्फ झिल्ली रहित यानी विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज मिलेंगी। चलो यहां तक की भी हमने बात कर ली कि क्या हुआ कि हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, पर यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली देखने को मिल रही है। इसी बात से बच्चे आपको यहाँ समझना है कि अगर हम अंदर बात करें यूकैरियोट्स के, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छी हुई हुई है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब बच्चे ये हो गया कि उसके अंदर छोटे छोटे हिस्से बहुत अच्छे से हो रखे हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज वेल डन, बहुत अच्छे से अंदर आपका जो कोशिका है उसका जो विभाजन यानी अंदर उसको जो अलग अलग भागों में बांटा हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। पर यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नॉट सीन, यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। देखो यहाँ तो हम आ गए, कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन हम इससे पहले बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें झिल्ली रहित कोशिकांग देखने को मिलते हैं, पर आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिलेंगे। सवाल ये आता है कि क्या ऐसा कोई कोशिकांग है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती? जी है, और उसका नाम होता है बच्चे राइबोसोम्स। यानी यहीं से आप समझ लीजिए कि राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है, एक ऐसी कोशिकांग है जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाएगी, एंड विद दैट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बच्चे देखें तो सिमिलैरिटी सी आ गई। अभी तक हम डिफरेंसेस पर बात कर रहे थे, लेकिन राइबोसोम की प्रेजेंस जो है वो दोनों के अंदर ही है, तो इसीलिए हम इसे एक तरह से सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, राइबोसोम इज प्रेजेंट। इसी तरीके से हम यहां पर भी लिखेंगे कि राइबोसोम इज प्रेजेंट। पर क्या इन दोनों के राइबोसोम्स में कोई फर्क नहीं होता? बिल्कुल फर्क होता है। कैसे फर्क होता है बच्चे? जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में तो इधर आपको दिखता है 70S का राइबोसोम, और जबकि हम बात करते हैं बच्चे आपके यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ तो यहां आपको दिखेगा 80S का राइबोसोम। यहाँ पर बच्चे जैसे हम ये 70S और 80S बोल रहे हैं, ये आपको राइबोसोम के साइज और डेंसिटी के बारे में बताता है कि उसका साइज कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये याद रखेंगे कि ये जो एस वर्ड डिनोट हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये दोनों ही जो बच्चे वर्ड्स हैं ये आपकी एस की फुल फॉर्म की तरह से इस्तेमाल करे जाते हैं।
अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में और उनकी, आप ये जो हमने 70S और 80S वाली बात करी, अब देखो क्या होता है, इस 70S के अंदर आपको दो छोटी सब यूनिट्स देखने मिलेंगी बच्चे, ठीक। टू सब यूनिट्स, जब ये इनएक्टिव होता है यानी अभी राइबोसोम अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपको दो सब यूनिट्स देखने को मिलेंगी। एक आपको इसके अंदर मिलती है 50S और एक आपको इसके अंदर देखने को मिलती है 30S, ठीक। हम यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, 50S और दूसरी तरफ 30S। इसी तरीके से अगर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी 60S और दूसरी आपको मिलेगी 40S। अच्छा, अब देखो बच्चे, जो मोस्टली बायो वाले बच्चे होते हैं, वो सभी के सभी मैथ्स वाले सब्जेक्ट से थोड़ा सा भागते हैं, हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं लगते, तो हमने यहाँ पर मैथ्स की ही टांग तोड़ दी। कैसे? देखो वहां पर 70S है और यहाँ पर क्या हो रहा है 50 और 30, अगर इन दोनों को साथ में अगर जोड़ दें तो 80 बनता है, पर हमारे बायो में 70 बनता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूकैरियोट्स के अंदर हमारे 80S वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, नीचे जब सब यूनिट्स देखी तो 60 और 40 थे, दोनों को ऐड करा तो हमने 80 बना दिया। हमने अपने हिसाब से मैथ्स चलाई हुई है, ठीक। ये चीज देखने को मिलती है बच्चे, राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है, पर अगर राइबोसोम्स के भी आधार पर बात करें तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अंतर देखने को मिल गया। एक तरफ आपको 70S वाले राइबोसोम्स देखने को मिले जो इनएक्टिव होते हैं, तो उनके अंदर 50S और 30S की सब यूनिट होती है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करें तो इनके अंदर जो आप राइबोसोम्स देख रहे हैं 80S के देख रहे हैं, जिनको अगर हम तोड़ें तो इनके अंदर दो सब यूनिट 60 और 40S की देखने को मिलती है। यानी सबसे पहला फर्क बच्चे हमने देखा न्यूक्लियस के बेसिस पर। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करी तो न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। प्रोकैरियोट्स में बात करी थी तो न्यूक्लियस बहुत प्यारा बना हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर दो परतें होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। फिर हमने बात करी बच्चे ऑर्गेनली के बेसिस पर, कोशिकांग के आधार पर। जब हम कोशिकांग के आधार पर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिलती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे से बनी हुई आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कोशिकांग या ऑर्गेनली के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग देखने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर भी आपको कोशिकांग या ऑर्गेनली देखने को मिलती है, बस बात यह है कि उनके ऊपर हमें झिल्ली यानी मेम्ब्रेन देखने नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, नाम हो गया राइबोसोम। यही वजह है कि वो दोनों के अंदर मिल रही है, और राइबोसोम के आधार पर क्या फर्क है वो आप लोगों ने जस्ट अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपके सेल्स जो है उनके अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देखा। यानी आपने सबसे पहले बच्चे आज क्या क्या बातें करी, देखो अगर हम बात करें तो आप लोगों ने आज सबसे पहले देखा कि सेल क्या होता है। सेल के बाद आपने बोला कि अगर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर बात करें तो हमने बता दिया कि आपके दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक ही सेल पाया जाएगा, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जाएंगे। फिर इसके बाद हमने बोला कि अगर हम सेल की फॉर्मेशन यानी उसका जो कॉम्पोजिशन जिस तरह का है या उसकी बनावट देखें तो आपके सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, और फिर हमने इन दोनों के अंतर भी देख लिए, ठीक। अभी तक हम लोगों ने ये टॉपिक कवर करा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी हिंदी में जिसे हम कोशिका सिद्धांत कह देते हैं बच्चे, है ना, लिख भी देते ही हम। कोशिका सिद्धांत कह देते हैं बच्चे। इस सेल थ्योरी को किसने दिया है, देखो दो साल आते हैं, एक है आपके 1838 और दूसरा साल जो हमें याद रखना है वो है 1839। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हमें याद रखना है, उनका नाम है मैथियस स्क्लेडन, और दूसरी तरफ जो हमें साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वो है थियोडर श्वान। अगर हम बात करें मैथियस स्क्लेडन के बारे में बच्चे, पहले हम ये लिख देते हैं थियोडर श्वान। अगर हम बात करें मैथियस स्क्लेडन के बारे में तो ये आपके एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, यानी इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ाई करी है, पौधों के बारे में इन्होंने पढ़ाई करी है। और थियोडर श्वान के बारे में बात करें तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, यानी इन्होंने जो पढ़ाई करी है वो जानवरों के ऊपर करी है। अगर बात करें तो इन दोनों ने क्या करा, 1838 के अंदर जो आपके मैथियस क्लेडन थे, इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स पढ़े और इन्होंने बोला दैट ऑल द प्लांट्स, ही ऑब्जर्व्ड मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स पर इन्होंने पढ़ाई करी और बोला दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं आपके सभी के सभी पौधे। ये बात इन्होंने बताई। इसके बाद इन्होंने बोला, देखो इन्होंने तो इतनी बात बोलकर छोड़ दिया। इसके बाद 1839 में आपके दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है थियोडर श्वान, और इन्होंने बच्चे बताया दैट ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने अलग अलग एनिमल्स के सेल के बारे में पढ़ाई करी और बोला कि जितने भी जानवर होते हैं वो सब भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ बच्चे इन्होंने ये बताया दैट एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय, एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड होते हैं बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी जिन्होंने बताया उस साइंटिस्ट का नाम थियोडर श्वान था। आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चे इसी के साथ साथ हम देखो यहाँ पर अभी हमने बिल्कुल क्लियरली एक बात बोली कि आपके जो थियोडर श्वान थे वो एक जोलॉजिस्ट थे, लेकिन यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात बताई कि जब हम प्लांट सेल्स के बारे में बात करते हैं यानी पादप कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा बच्चे, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली है उसके बाहर आपको एक और परत देखने को मिलेगी जिसे हम कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल कहते हैं। यानी इन्होंने बताया दैट प्लांट्स हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनिमल्स के अंदर देखने नहीं मिलती है। प्लांट्स हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चे? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति की जो प्रेजेंस है यानी कोशिका भित्ति का होना इनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जैसे हमने बोला कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके एनिमल सेल्स जो है वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। पर अगर हम बात करें बच्चे किसके बारे में, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो आपको यहाँ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और परत देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये सभी की सभी बातें हमें किसने बताई? थियोडर श्वान ने बताई। लेकिन दोनों ही ये बात नहीं बता पाए कि नए सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। चलो ये तो इन्होंने बता दिया कि प्लांट्स जो है वो भी सेल से बने हैं, ये भी बता दिया कि एनिमल्स जो है वो भी सेल से बने हैं, पर नए सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये नहीं बता पाए, और इसी वजह से ये थ्योरी बस फेल ही होने वाली थी। इन दोनों ने साथ में मिलकर ये इसे फॉर्मुलेट करा था। इन्होंने सेल थ्योरी दी और बोला कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यहाँ तक की बातें सही है, पर ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और इस वजह से ये थ्योरी काइंड ऑफ फेल हो गई थी। लेकिन इसके बाद 1855 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्शो, और इन्होंने आकर लैटिन में कुछ ऐसा कहा कि सेल थ्योरी फेल होने से बच गई। इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। इस चीज का मतलब है बच्चे ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी नए जो आपकी नई कोशिकाएं हैं उनकी रचना कैसे हो रही है, आपके जो पुराने वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर हमें कोशिका विभाजन देखने मिलता है और उसी से नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी इन्होंने ये बात बोली दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसके बाद बच्चे दो इंपॉर्टेंट कथन आपकी कोशिका सिद्धांत में लिख दिए गए, यानी दो पॉस्टुलेट्स बन गए आपके सेल थ्योरी के। पहला ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सभी के सभी सेल्स से बने होते हैं, और दूसरी बात हम लोगों ने बोली कि जो आपके नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। इसके साथ बच्चे आप लोगों के आज के टॉपिक्स जो कवर हुए हैं, सबसे पहले आपने देखा कि सेल क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर बात करी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पर हम लोगों ने बात करी है, ऑर्गेनिज्म अभी डिस्कस नहीं करे हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने आज की वीडियो में सेल थ्योरी पर भी डिस्कशन कर लिया है। अब यहीं से बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे एंड वील बी डिस्कसिंग द ओवरव्यू ऑफ सेल। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए बच्चे, नोट्स जरूर बनाइएगा, और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब इस वीडियो से हम लोग आपके लिए 5 से 7 क्वेश्चंस भी बनाएंगे और उनके आंसर्स आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन गाइस।